अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मौसम नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं इस वाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। सियासी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं जनाब। PTI के हवाले से आज इमरान खान साहब का एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस था, उसमें इमरान खान साहब के वकील पेश ही नहीं हुए। इसमें भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। इसके साथ साथ बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात कुछ रिपोर्ट हुए हैं उसके ऊपर भी तफसील से बात करते हैं। और उसके साथ साथ BLA का एक झूठ मैं एक्सपोज करना चाहूँगा जनाब, जो प्रोपेगेंडा उनकी जानिब से जाफर एक्सप्रेस वाले मामले पर किया जा रहा था उसको भी एक्सपोज करते हैं थोड़ा सा। लेकिन सबसे पहले जनाब आगाज़ कर लेते हैं एक अफसोसनाक खबर जो कल रात को मौसूल हुई। हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, उनकी वालदा ये खबर आई कि उनका इंतकाल हो गया है। इंतहाई अफसोसनाक खबर है और हम ताज़ियत करना चाहेंगे आर्मी चीफ से और अल्लाह पाक उनकी वालदा के दर्जात बुलंद करें। इसके अलावा जनाब बलूचिस्तान के हवाले से बात कर लें तो आप जानते हैं डॉक्टर मारंग बलोच और समी दीन बलोच को जो है वो आप जानते हैं कि उनको गिरफ़्तार किया गया है। तो उसके ऊपर जो BNP अख्तर मैंगल साहब का जो ग्रुप है, उनकी जो जमात है, उनकी जानिब से हड़ताल का ऐलान किया गया और उन्होंने कहा कि जनाब आज उन्होंने शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी हुई है। और कल 26 मार्च को जो है वो बलूचिस्तान में मुजाहिरों का ऐलान किया गया और 28 मार्च को अख्तर मैंगल साहब की जानिब से अनाउंस किया गया कि जो उनकी क़यादत में बर्ड से कोयटा एक लॉन्ग मार्च किया जाएगा। अच्छा, आज की हड़ताल किस हद तक सक्सेसफुल रही है मैं आपको बता देता हूँ। जो खबरें मौसूल हुई हैं वो ये अपडेट्स आ रही हैं कि मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर, मिसाल के तौर पर अगर आप किल्लात से जो ये खबर आई है कि वहाँ पर 2 बजे तक जो है वो बाज़ार बंद रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो किल्लात में बाज़ार खुलना शुरू हो गए हैं और उसमें काफ़ी हद तक हड़ताल जो है वो इतनी कामयाब नहीं हुई। लेकिन बलोच सेंट्रिक एरियाज़ जो थे ना, वहाँ पर हड़ताल जो है वो काफ़ी हद तक कामयाब हुई है और दीगर एरियाज़ में जो है वो दुकानें खुली भी रही हैं। और इसके अलावा खुशदार गवादर में वहाँ पे जो बलोच अक्सरियत है वहाँ पे हड़ताल जो है वो कामयाब हुई है और वहाँ पे लोगों ने शटर हड़ताल की, लेकिन बाद में भी जो है वो वहाँ पे दुकानें खुलना शुरू हो गई। कोयटा में ख़ास तौर पर सरियाब रोड पर जहाँ पर इन्होंने डॉक्टर मारंग बलोच की क़यादत में एहतजाज हुआ था, वहाँ पर भी जो है वो कहा जाता है कि उन एरियाज़ में भी जो है वो दुकानें बंद थीं, लेकिन आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक दोपहर को वहाँ पर दोबारा दुकानें जो हैं वो खुलना शुरू हो गई। अख्तर मैंगल साहब की जानिब से ये जो ऐलान किया गया इस हड़ताल का और लॉन्ग मार्च का, ये जो ऐलान था, इसके बाद बलोच यकजहती कमेटी जो डॉक्टर मारंग बलोच की सरबराही करती है, उनकी जानिब से उनके ट्वीट को रीट्वीट किया गया और उसके बाद अख्तर मैंगल साहब ने फिर इनके ट्वीट को रीट्वीट करते हुए ऊपर लिखा यूनिटी इज़ द बेस्ट रिवेंज। तो रिसेंट ईयर्स में अगर हम देखें ना तो अख्तर मैंगल साहब डॉक्टर मारंग बलोच की जो बलोच यकजहती कमेटी है इसके काफ़ी करीब होते जा रहे हैं इस तंजीम के। और इसके अलावा जनाब एक और डेवलपमेंट जो हुई है वो समी दीन बलोच के हवाले से हुई है। आप जानते हैं कि वो एहतजाज कर रही थी और कल कराची में अचानक की दफ़ा 144 जो है वो नाफिज हुई और जिसके बाद उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और कुछ कारकुनों को भी जो है वो वहाँ से गिरफ़्तार किया गया। जिस तरह से गिरफ़्तार किया गया उसके ऊपर हमने कल बात की। इसमें जनाब ख़बर ये आई है कि जी अदालत ने उन्हें रिहा कर दिया था, लेकिन उनको अदालत में रिहा करने के बावजूद उनको 3 MPO के तहत जो है वो दोबारा 30 दिन के लिए उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से ट्वीट किया गया कि जनाब इनको कोर्ट की जानिब से ऑर्डर आ चुके हैं कि इनको रिहा करने, लेकिन इसके बावजूद जेल अथॉरिटीज़ जो है वो समी दीन बलोच को जो है वो बाहर नहीं जाने दे रही। उन्होंने मेन गेट जो है वो बंद कर दिया और फिर आखिरी इत्तलात के मुताबिक उनको दोबारा हिरासत में ले लिया गया है 3 MPO के तहत। इसके अलावा जनाब BLA के हवाले से मैं बात कर रहा था तो BLA ने एक वीडियो जारी की है एलिजिडली। अब ये वीडियो नई है या पुरानी इसके हवाले से हमें नहीं पता, लेकिन इस वीडियो के अंदर वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये वीडियो हवाई का एक इलाका है जहाँ पर उनके मुताबिक उन्होंने जो है वो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया है और इनकी वीडियोज़ जो हैं वो उनकी वीडियोज़ बनाई हैं और इसके अंदर उन्होंने ये वीडियोज़ जो है अपने मुख्तलिफ मीडिया अकाउंट्स के थ्रू जो है या मीडिया चैनल्स के थ्रू जो है इसको रिलीज़ की है। अच्छा, इसका एक और एंगल भी है जो इनके अगेंस्ट जाता है। जैसे मैं आपको कह रहा था कि इनका एक झूठ बेनकाब करना है, वो ये आप समझेंगे कि कैसे। आप जानते हैं कि जब जाफर एक्सप्रेस वाला मामला हुआ था उसके अंदर इन्होंने बहुत सारे क्लेम्स किए थे कि 160 अफराद को हमने यरगमाल बनाया हुआ है और ऑपरेशन अभी भी जारी और तरह तरह के जो है वो इन्होंने प्रोपेगेंडा किया था। बल्कि इन्होंने नहीं, जो इनके पीछे बैठे हुए थे ना, इंडियन प्रोपेगेंडा, वो भी जारी था उसी तरीके से। हालांकि उनको शर्म आनी चाहिए कि इनके पास कोई एविडेंस नहीं था और ये जो है वो कायमी खबरें फैलाई जा रहे थे। लेकिन उसके बाद DGI SPR ने प्रेस रिलीज़ दी, उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए कि 33 दहशतगर्द हैं और सारी चीज़ें जो है वो तफसील से बताई। तो सवाल यहाँ पर यह बनता है कि आप एक जगह पर एलिजिडली अटैक कर रहे हैं। अब जाहिर बात है इसके हवाले से कोई ऑफिशियल खबर नहीं आई, उसमें 2-3 सिक्योरिटी एहलकारों को आपने निशाना बनाया है और उसकी आपने 1 मिनट में फुटेज बना के जो है वो रिलीज़ कर दी और एक जानिब आपने इतना बड़ा जो है वो हमला किया और उसकी आपके पास कोई वीडियो नहीं थी या आपने कोई वीडियो नहीं बनाई होगी। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि ये झूठ था और ये प्रोपेगेंडा था। अब ये अपने ही झूठ के अंदर जो है वो खुद फंस गए। ये प्रोपेगेंडा 2-3 सिक्योरिटी एहलकारों को एलिजिडली इन्होंने निशाना बनाया है, उसकी वीडियो इन्होंने 1 मिनट में रिलीज़ कर दी। और आपको क्या लगता है कि जहाँ पर इतना बड़ा अटैक किया और 160 मुसाफिरों को यरगमाल बनाया, वहाँ पर इन्होंने फुटेजेस नहीं बनाई होंगी? या जो ये कह रहे थे कि हमारा ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, उसकी वीडियोज़ इन्होंने नहीं बनाई होंगी, तो वो क्यों नहीं फिर रिलीज़ की?
तो इसीलिए मैं उस वक्त कह रहा था कि इनके पीछे भी जो इंडियन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना, मुझे हैरानगी होती है कि उनको इस बात पर शर्म भी नहीं आती कि विदाउट एविडेंस, एक तो होता है ना कि एविडेंस हो आपके पास और आप कहें कि जनाब ये सब कुछ हो रहा है, एविडेंस के बगैर वो वहाँ पर लगे हुए हैं, उनके जर्नलिस्ट लगे हुए हैं, उनको शर्म भी नहीं आ रही और यहाँ से जो है वो ये लोग भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो अपने ही झूठ के अंदर जो है वो BLA अब खुद ही फंस गई है। इसके अलावा जनाब DI खान हंगू में दहशतगर्दों की फायरिंग से पुलिस एहलकार जनाब शहीद हो गए हैं और रिपोर्ट के मुताबिक मुकामी पुलिस ने बताया कि इलाका शिनावर्ली तालाब के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने एहलकार पर फायरिंग की। वाक़े की इतला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया और नामालूम मुसल्लह आवरों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जो है वो अभी भी जारी है। इसके अलावा बन्नू कैंट की सूरत हाल के हवाले से हमने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था, तो वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो वहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेंस है। तो देखते हैं इसके अंदर मजीद क्या डेवलपमेंट्स होती है। इसके अलावा एक और वाक़या जो पेश आया, खुरासान डायरी ने एक्चुअली इसको कोट किया है और उन्होंने कहा है कि जी गुलमाम टांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो ये वाक़या पेश आया जहाँ पे अमन की जो कमेटी बनाई गई है उसके मेंबर को जो है वो टारगेट किया गया और उन्हें कत्ल किया गया है। और एक और में 2 अफराद समद और हसन जिनका दरा आदम खेल से ताल्लुक़ था, ये भी कोहाट में इन्हें भी कत्ल किया गया। और अब तक पिछले 24 घंटे में खैबर पख्तूनख्वा में ये जो अमन की कमेटी है इसके 4 अफराद को अब तक मुख्तलिफ इंसिडेंट्स के अंदर जो है वो टारगेट किया गया है। सूरत हाल जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है। इसके अलावा जनाब वफाकी वजारत दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से सूबे में ज़ेर तालीम अफ़गान तलबा का रिकॉर्ड जो है वह तलब कर लिया है। वजारत दाखिला की सिक्योरिटी सेल ने सूबाई सेक्रेटरी दाखिला को ख़त अरसाल कर दिया। ख़त के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी सेल गैर मुल्कियों का डैशबोर्ड ऑफ डाटा कर रहा है। सूबे में ज़ेर तालीम अफ़गान तलबा की तफसील 27 मार्च तक अरसाल की जाएगी। और ज़हन में रखिएगा कि हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी और गैर मुल्की अफ़गान सिटीजन्स कार्ड होल्डर को वापस भेजने का फ़ैसला किया गया था, जिनको ईद तक की मोहलत दी गई थी, जिसमें अब तकरीबन 7 दिन रह गए हैं। और पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदों की कुल तादाद जो है वो 8,76,000 से तजावुज़ कर गई है, जबकि वापसी का ये सिलसिला जारी व सारी है। इसी वजह से जो ट्रेसिंग और डॉक्यूमेंटेशन का अमल है जो तेज़ी से जारी है। इसके अलावा जनाब अब कुछ थोड़ी सी सियासत के बारे में बात कर लेते हैं। और सियासत से डेवलपमेंट ये हुई है कि जनाब 190 मिलियन पाउंड केस की आज समाअत थी, जिसमें इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को जो है आप जानते हैं कि उनके केस की समाअत बड़ी देर बाद जो है वो अल्टीमेटली ये केस लगा था। और इसमें कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ के बेंच पर मुश्तमिल जो बेंच है उसने इस केस की समाअत की। और वहाँ पे इमरान खान साहब के जो वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफ्तर थे, जिन्होंने इस केस के अंदर जो है वो उनकी नुमाइंदगी करनी थी, लेकिन वो टाइम के ऊपर जो है वो नहीं पहुंचे। और शुएब शाहीन ने कहा कि जी वो लीड काउंसिल है इस केस में और वो सलमान सफ्तर साहब वो अभी सुप्रीम कोर्ट में हैं, वो आ रहे हैं, इस केस को जो है वो आज की डेट में आप सबसे आखिर में रख लें ताकि वो यहाँ पे पहुँच सकें। लेकिन कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि ईद के बाद ही केस रख लेंगे। इमरान खान के वकील के अदम मौजूदगी में अदालत ने केस की समाअत जो है वो ईद के बाद तक जो है वो मुलतवी कर दी है। तो सलमान अकरम राजा साहब जो कि इमरान खान साहब के भी वकील हैं, उन्होंने कहा कि जी इस कोर्ट ने इमरान खान से मुलाकातों का ऑर्डर किया था, मैंने गुज़िश्ता रोज़ हुक्काम को मुलाकात करवाने वालों की फहरिस्त दी, लेकिन उन्होंने वसूल नहीं की। सदा है कि अदालत आज तहरीरी ऑर्डर जो है वो जारी कर दे। इस पर जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा कि जी हमारे बेंच के एक मेंबर इसके ऊपर जो है वो दस्तखत उन्होंने कर लिए हैं, जो ही मेरे पास आएगा मैं भी जो है वो दस्तखत करके ये दे दूंगा। तो आज जब ये केस लगा उसके बाद PTI के जो कारकुन थे वो ये सवाल कर रहे थे कि इतना इंपॉर्टेंट केस था और इतनी देर से समाअत के लिए जो है वो ये केस लगा था, तो सलमान सफदर साहब उनको कोर्ट में होना चाहिए था, वो कहाँ थे। और इसकी वजह से बड़ी तशवीश पाई जाती है PTI के अंदर कि जनाब इनके लीगल मैटर्स को किस तरह से हैंडल किया जा रहा है PTI की वकला की जानिब से। अच्छा, ये कोई पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी इस तरह हो चुका है कि PTI के वकील इमरान खान साहब के जो लीगल मैटर्स हैं या कोई केस लगता है तो उसके अंदर वो पेश ही नहीं होते या वो देर से आ रहे होते हैं। दूसरी जानिब अलीमा खान साहिबा जो है वो उन्होंने ये कहा है कि जी अदालत ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है, उनको वेट करना चाहिए था और फ़ौरन ही जो है वो उन्होंने ऑर्डर दे दिया और ईद के बाद जो है वो शिफ्ट कर दिया इस केस को। उन्होंने कहा कि जी हमें इन जज साहब के ऊपर जो है वो एतमाद नहीं है। इवन दो इन्हीं जज साहब ने अभी कल ही जो है वो इमरान खान साहब को रिलीफ दिया। आप जानते हैं कि मुलाकातों के हवाले से इमरान खान साहब को 1 दिन था पहले और उसके अंदर जो है वो 2 दिन दोबारा कर दिए गए। सिर्फ ये कहा गया कि बाहर आकर जो है वो आप लोग मीडिया टॉक नहीं कर सकते। और बल्कि मुलाकातों से मुझे याद आया कि आज मुलाकातों का दिन था, तो सलमान अकरम राजा साहब वहाँ पर मुलाकात के लिए पहुँचे। 6 रहनुमाओं का नाम दिया गया था सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से, जिसमें जो नाम शामिल थे उसमें आमिद खान साहब थे जो वकील हैं, चौधरी ज़हीर अब्बास, ज़ैद भंडारी, नियाजुल्लाह न्याजी और आज़म सवाती और दीगर इनके जो नाम हैं वो इसके अंदर दर्ज किए गए थे। बाद में पता लगा कि जी बाबर अवान साहब का नाम भी जो है वो इसके अंदर शामिल है। तो सलमान अकरम राजा साहब ने वहाँ पर बड़ा एहतजाज किया कि जनाब हमने तो इनका नाम दिया नहीं, तो इनका नाम कैसे इसके अंदर शामिल हो गया। तो उन्होंने कहा कि जी इनका नाम जो है वो बीच से निकाला जाए और किसी सूरत भी जो है वो इनको इमरान खान साहब से नहीं मिलने देंगे। ये फैसला मैं करूँगा कि कौन अंदर जाएगा और कौन नहीं। इसके बाद उन्होंने कहा कि जी अगर आप इनका नाम नहीं निकलाएंगे तो मैं यहाँ पर बैठ कर जो है वो एहतजाज करूँगा। अब टेक्निकली अगर देखा जाए तो बाबर अवान साहब अभी तक तो PTI के अंदर ही हैं,
तो पता नहीं फिर क्यों ऐसा किया जा रहा है। इसके अलावा जनाब जोई विल्सन साहब, आप जानते हैं कि जो इमरान खान साहब के हवाले से बड़े ट्वीट्स करते हैं, फ्री इमरान खान, इस तरह के ट्वीट्स करते हैं, उन्होंने पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट के नाम से एक बिल जो है वो पार्लियामेंट में पेश किया है और उसने और जिमी पेंटा इन दोनों की जानिब से जो है वो बिल पेश किया गया और इसमें मौजूदा आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ जो इनके ऊपर सैंक्शंस लगाने के लिए ये बिल जो है वो पेश किया गया। और इसमें वजह ये बताई जा रही है कि जनाब पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, इमरान खान साहब जो है वो उनको कैद किया गया और इसके आर्मी चीफ के ऊपर जो है वो सैंक्शंस लगाई जाए। अब ज़ाहिर बात है इसके ऊपर बहुत सी डिबेट हो सकती है कि बिल आता भी है, अभी बिल सिर्फ पेश किया गया है, बिल पास होता है नहीं होता, इनके पास इतने वोट्स हैं नहीं हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है वो इसके चर्चे तो बड़ी देर से चल रहे हैं, लेकिन जो बाहर कमेटी पहले बनाई गई थी आप जानते हैं वो भी ख़त्म कर दी गई। तो ये जो बाहर यूट्यूबर बैठे हैं वो कह रहे हैं देखा जी बड़ी छलांग मार दी और बड़ा कारनामा हो गया है और बड़ा धमाका हो गया, आ गया है वो बिल। हालांकि अभी बिल आया है, अभी वो पास होगा नहीं होगा और इस बिल के बाद भी कोई फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने पहले ही कहना शुरू कर दिया है देखा जी बड़ा धमाका आ गया और बड़ा बिल आ गया। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इनका काम यही है और कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बोल ही सकते हैं, बाकी प्रैक्टिकल अगर आप इन्हें बोलेंगे ना तो ये कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा जनाब 25 मार्च 2025 को आप जानते हैं कि आज बड़ा तारीख़ी दिन है और 25 मार्च 1992 को पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की क़यादत में जो है वो वर्ल्ड कप जीता था और आज उसकी एनिवर्सरी है। तो मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करता है, इमरान खान साहब की तस्वीर चलाता है नहीं चलाता, क्योंकि इमरान खान साहब के ऊपर सेंसर लगा हुआ है, उनकी तस्वीर आप नहीं चला सकते। तो इसके ऊपर मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तारीफ़ करना चाहूँगा कि उन्होंने ट्विटर अकाउंट से जो तस्वीर जारी की गई उसमें इमरान खान साहब भी नज़र आ रहे थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था और मुझे इससे लगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इसको एक्नॉलेज कर रहा है कि हाँ जी उन्होंने इमरान खान साहब की क़यादत में ही जो है वो ये वर्ल्ड कप जीता था। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पे, सियासी नज़रिया आपका अपनी जगह पे, लेकिन एक शख्स ने क्रिकेट के अंदर अगर इतनी कामयाबियाँ समेटी हैं तो उनकी तारीफ़ करनी चाहिए। पाकिस्तान को वाहिद वर्ल्ड कप उन्होंने जिताया, वनडे वर्ल्ड कप, जिसकी तारीफ़ करना बनती है और इसके ऊपर जो है मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी तारीफ़ करना चाहूँगा। इसके अलावा जनाब रजब भट्ट यूट्यूबर हैं और वो एक कॉन्ट्रोवर्सी के अंदर जनाब फंसे हुए हैं और मामला ये कि उन्होंने एक परफ्यूम इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम उन्होंने 295 जो है वो रखा और उसके बाद उन्होंने मेरा ख्याल है कि मुख्तलिफ वर्जन्स भी उसके जो है वो रिलीज़ किए। इसके बाद एक तबके की जानिब से जो है वो इनके ऊपर जो है वो इनके ऊपर तनकीद करना शुरू की गई कि रजब भट्ट की जानिब से इल्ज़ाम उनके ऊपर ये है कि जनाब इन्होंने जो कानून है 295 सी इसकी तौहीन की है और इसका मजाक उड़ाया है, या इन्होंने कहा कि जी जो चंद एक अफराद हैं उनके मजहबी जज्बात को जो है वो ठेस पहुंचाई गई। तो इसके खिलाफ जो है वो रजब भट्ट के खिलाफ FIR दर्ज की गई और इसके अंदर रजब भट्ट की एक वीडियो का जिक्र भी किया गया जिसमें वो कह रहे हैं कि जी उनके उस्ताद सिद्धू मूसेवाले पे जो है उनके ऊपर भी 295 लगी थी और उनके ख़ुद के ऊपर भी 295 सी और 295 ए जो है वो लगा है और दरख्वास्त गुजार ने इल्ज़ाम आयद किया कि रजब भट्ट ने कहा कि वो 295 के नाम से अपना परफ्यूम भी लॉन्च करने जा रहे हैं। बहरहाल इसके ऊपर जो है वो मज़ीद डेवलपमेंट ये हुई कि रजब भट्ट ने जो है वो एक वीडियो जारी की और उसके अंदर उन्होंने माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि जी ये जो परफ्यूम है मैं फ़रोख्त नहीं करूँगा और इसके ऊपर मैं माफ़ी मांगता हूँ। कुरान शरीफ के ऊपर जो है उन्होंने हाथ रख के कहा कि जी मैं इसके ऊपर जो है उन्होंने माफ़ी मांगी है और उन्होंने कहा कि जी परफ्यूम की तशहीर के दौरान मुझसे लाइल्मी के तौर पर गलत अल्फाज का इस्तेमाल हुआ और मैं इसके लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़ा होकर माफ़ी मांगता हूँ और मैं तौबा करता हूँ। तो एक जनाब ये डेवलपमेंट हुई है। ये अब तक की डेवलपमेंट्स की वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह ने की बात। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।